जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस नंबर 19 है खान सर के बुक से और BSS इंटर लेवल का है। दोस्तों, इससे पहले 1 से लेकर 18 तक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देख रहे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा खान सर के प्रैक्टिस बुक के नाम से, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में आप शेयर कर दें। आपका एजुकेशनल ग्रुप जितने भी है सभी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? आज का पहला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, ठीक है, जिसने आगे चलकर वंश की स्थापना की थी। तो अंतिम शुंग शासन की हत्या वासुदेव ने की थी, और वासुदेव ने अंतिम शुंग शासन की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कण्व वंश की स्थापना किसने किया? तो वासुदेव ने किया। और अंतिम शुंग शासक कौन थे? देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। उन्हीं के आमात्य थे या उन्हीं के मंत्री वासुदेव थे, जिन्होंने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना किए थे। कौन से? कण्व वंश के। तो कण्व वंश के संस्थापन कौन हो गए? तो वासुदेव। और कण्व वंश के अंतिम शासक यदि पूछा जाए तो सुशर्मा है कण्व वंश के अंतिम शासक, ठीक है। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है? सुशर्मा, ठीक। यदि हम शुंग वंश के बारे में देखें दोस्तों, शुंग वंश को ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। शुंग वंश जब स्थापित हुआ था वहीं से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किए थे। 185 BC में बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग संस्थापक हो गए। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। और पतंजलि जो थे शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हुए। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन है? देवभूति। और शुंग वंश से जो वैष्णव धर्म के उपासक थे, शुंग वंश के जो शासक थे कौन से धर्म के उपासक थे? तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। और इनके समय में शुंग वंश के काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति की रचना शुंग वंश के काल में ही की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है? साइट्रस कैंकर नामक रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो साइट्रस कैंकर नामक रोग होता है जो किस में होता है? नींबू में होता है। साइट्रस कैंकर नामक रोग नींबू में होता है। और ये किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो यह जो है जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साइट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस में होता है? तो नींबू में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। जीवाणु के कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 3rd नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 3rd में दिया गया है 3rd नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसमें बंधुता, संप्रभुता और न्याय सम्मिलित है। कौन नहीं है? तो पूंजीवादी शब्द सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, संप्रभुता और न्याय शब्द सम्मिलित है, जबकि पूंजीवादी शब्द नहीं सम्मिलित नहीं किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को या प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपनाया गया था, ठीक है। प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। प्रस्तावना यदि आपसे पूछे दोस्तों, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा यदि पूछे कहाँ से ली गई तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 4 नंबर प्रश्न भी चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा की वर्ष की थी? कौन से वर्ष नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा किए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
2016 को नोटबंदी की घोषणा किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 2016 को 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और इससे पहले सबसे पहली बार भारत में इससे पहले 2 बार नोटबंदी हो चुकी थी, ये तीसरी बार है। और ये पहली बार अंग्रेजी सरकार में हुआ था 1946 में। पहले बार अंग्रेजी सरकार के समय में 1946 में नोटबंदी का काम हुआ था। उसके बाद 1978 में नोटबंदी हुई थी। उसके बाद कब हुआ था? 1978 में। ऑप्शन नंबर डी 2016 में तीसरी बार था। नेक्स्ट प्रश्न जो 5 नंबर प्रश्न की ओर, हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? हसदेव और जोंक नदियाँ हैं भारत के किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो हसदेव और जोंक नदियाँ हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव और जोंक नदियाँ हैं और ये नदियाँ महानदी की एक प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के अंचल से बहती है। कहाँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर बहती है महानदी। यदि हम देखें इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ जो है एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इसको 2000 में। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 2000 में 3 राज्यों को दर्जा प्राप्त हुआ था, एक छत्तीसगढ़ को, एक झारखंड को, एक उत्तराखंड को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ है। और इसकी यदि अभी हम देखें नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ के, वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णु शर्मा है दोस्तों। विष्णुदेव साय हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय हैं और बीवी हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 90 है दोस्तों, और लोकसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 5 है। अरुणाचल प्रदेश को देखें दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसकी जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं और राज्यपाल केटी पटनायक हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में सीटों की संख्या विधानसभा में 60 है, लोकसभा में 2 है और राज्यसभा में 1 है। और अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1987 में राज्य के रूप में घोषित किया गया था और इसके साथ साथ 2 अन्य राज्य, इसका ट्रिक में बताया था इसका ट्रिक में क्या बताया था? तो अमीगो बताया था मैंने आपको इसका ट्रिक। अमीगो, अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा, ये तीनों राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। गोवा के बारे में देखें दोस्तों, अभी हमने बताया गोवा भी 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो गोवा हम यदि देखें तो गोवा के अभी जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल PN श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा का राजधानी पणजी है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। गोवा को देखें दोस्तों, गोवा में जो लोकसभा सीटों की संख्या है कितनी है? तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हरियाणा। तो हरियाणा को देखें तो हरियाणा की जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री नयाब सिंह सैनी हैं और वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा वर्ष 1966 में एक राज्य के रूप में अलग हुआ था और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 90 है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर, कौन से भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं? इन्होंने विश्व 20 में यह उपलब्धि हासिल की है। तो विश्व 20 में उपलब्धि हासिल करने वाले कौन से कप्तान है? तो भारतीय कप्तान विराट कोहली थे। विराट कोहली ने सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने हैं। यह उपलब्धि उन्होंने विश्व 20 में हासिल किया है। विराट कोहली का जन्म दिल्ली में हुआ है। यह भारतीय क्रिकेट टीम की 1 दिवसीय क्रिकेट टेस्ट व T20 में फॉर्मेट के तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर हैं और जो विराट कोहली हैं वो सबसे ज़्यादा वनडे में शतक लगाने वाले विश्व का पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने अभी तक वनडे में 50 शतक ठोक चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सचिन तेंदुलकर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 50 शतक का ठोक चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 7 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया है? तो किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीना था? तो वो कौन था? तो वो जो था नादिर शाह था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को और मयूर सिंहासन को, रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन कर ले भागा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नादिर शाह जो थे, ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह कहाँ के थे? ईरान के सम्राट था नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ के? ईरान के सम्राट था या फारस के सम्राट था और 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। उस समय दिल्ली के शासक थे मोहम्मद शाह और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है।
ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। तख्ते तौस या मिहुर सियासत पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह अंतिम शासक था जो मिहुर सियासत पर बैठने वाला था। नादिर शाह ने मिहुर सियासत या तख्ते तौस को लूट कर ईरान लेकर चला गया था। कहाँ लेकर चला गया था? ईरान लेकर चला गया था। ठीक है दोस्तों, ईरान लेकर चला गया था। यदि हम इसे देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड के चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो नागालैंड के चांग जनजाति है जो कौन सा नृत्य करती है, उस नृत्य का नाम बताना है। तो नागालैंड के चांग जनजाति है वो चांगलोंग नृत्य करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, चांगलोंग नृत्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को चलते हैं 9 नंबर की ओर। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन है? ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, एक प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है और तीसरा ट्राइटेरियम है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन है? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। कलकत्ता में सॉल्ट लेक के स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। सॉल्ट लेक स्टेडियम का नाम किसके नाम पर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम। सॉरी दोस्तों, सॉल्ट लेक स्टेडियम का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया सॉल्ट लेक स्टेडियम का नाम। ठीक है, और इसे भारतीय युवा स्टेडियम, इसका नाम विवेकानंद भारतीय युवा स्टेडियम भी कहा जाता है इसका नाम। ठीक है, यह बैठने की क्षमता के आधार एशिया का चौथा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 11 नंबर प्रश्न में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से अधिक महिला है? तो किस राज्य में ऐसा प्रावधान किया गया है? 1000 पुरुष की तुलना में 1000 महिला 1000 से अधिक महिला है, किस राज्य में है? तो यह 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यह जो है कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केरल का है। 1000 महिला की तुलना में 1000 पुरुष की तुलना में 1000 महिला अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि हम बिहार के बारे में देखें दोस्तों, यदि बिहार को देखें दोस्तों तो बिहार में कितना है? बिहार में लिंगानुपात है प्रत्येक 1000 पर 900। प्रत्येक 1000 पर बिहार में लिंगानुपात की संख्या कितनी है? 918 है। प्रत्येक 1000 पर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 218 है। ठीक है, राजस्थान में देखें, राजस्थान में लिंगानुपात की संख्या कितना है? 1000 पुरुष पर 928 महिला है। और महाराष्ट्र में लिंगानुपात की संख्या देखें तो प्रत्येक 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। ठीक है, और केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन सा है? तो केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद छत्तीसगढ़। और सबसे न्यूनतम कहाँ है? तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात की संख्या हरियाणा में है, 879 है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा में। और पूरे भारत का लिंगानुपात यदि देखें तो 943 है दोस्तों, पूरे भारत का लिंगानुपात। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित इसमें दिया गया 1845 से 46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? 45-46 की अवधि के दौरान कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो 45-46 की अवधि के दौरान कौन सी लड़ाई थी? तो इस लड़ाई का नाम क्या था? तो 45-46 की अवधि के दौरान जो लड़ाई लड़ी गई थी वह था आंग्ल सिख युद्ध। पहला आंग्ल सिख युद्ध था जो 1945 से 46 के दौरान लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 45 से 46 के बीच में लड़ी गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो 1845 से 46 में हुआ था और लाहौर की संधि हुई थी इसके तहत, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। और एक और भैरववाल की संधि हुई थी, 2 संधि हुई थी और 1846 में हुई थी। उसके बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 के बीच में। 1848 से 49 के बीच में कौन सा हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 48 से 49 के बीच में। और इसमें सिख की समाप्त हो गई थी, सिख जो थे यहाँ समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था जो 45 से 46 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें देखें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1775 से 1882 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों। कब? 1775 से 1882 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके 20 साल बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1803 से लेके
1805 ईस्वी तक चला था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसमें यह जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर 1818 तक चलता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रथम आंग्ल मशहूर युद्ध, प्रथम सिख युद्ध था 45-40 में होता। 38 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो इसमें से कौन है जो जहरीला पौधा नहीं है? यदि इसमें देखें तो जहरीला पौधा इसमें पॉर्थेनिया, पॉर्थेनियम है जो जहरीला पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पॉर्थेनियम जहरीला पौधा है। इसमें से कौन जहरीला पौधा नहीं है? तो ड्रेसिना, ड्रेसिना है जो जहरीला पौधा नहीं है। ड्रेसिना जहरीला पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पॉर्थेनियम, नेरियम, ओलियंडर और कैलोट्रोपस ये सब क्या है? जहरीला पौधा है, जबकि ड्रेसिना पौधा है जो जहरीला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कभी 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी और पहला पुरस्कार जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। मलयालम लेखक हैं ये जी शंकर ग्रुप, उन्हें दिया गया था। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से संबंधित है। 304 बी किससे संबंधित है? तो 304 बी है जो दहेज हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। दहेज के चलते जो हत्या की जाती है उससे संबंधित है 304 बी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। चिल्का झील जो कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, ठीक है, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि उड़ीसा को देखें दोस्तों तो उड़ीसा के अभी मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन थे? और तो वो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और रघुवर दास वहाँ के क्या है? तो राज्यपाल हैं। उड़ीसा को बिहार से अलग करके वर्ष 1936 में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है और विधानसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में 147 है। लोकसभा सीटों की संख्या उड़ीसा में कितना है? तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। यदि आंध्र प्रदेश के बारे में देखें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है विशाखापत्तनम है और आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं आज आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 175 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश में कितना है? तो 11 है राज्यसभा सीटों की संख्या। छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। ऊपर वाले प्रश्न में पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और सी वी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है और राज्यसभा सीटों की संख्या पश्चिम बंगाल में 16 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इनमें से कहा गया है कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश ने बनवाया था? यदि इसे देखें तो खिलजी राजवंश ने कौन सा स्मारक बनाया था? तो खिलजी राजवंश ने इस स्मारक का नाम है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा ने खिलजी राजवंश ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। खिलजी राजवंश ने अलाई दरवाजा बनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दोस्तों। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें, यदि खिलजी वंश के बारे में देखें दोस्तों तो खिलजी वंश था जो गुलाम वंश के बाद सल्तनत काल में दूसरा वंश था, ठीक है। और खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन किया था। और खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने ही अलाई दरवाजा के निर्माण करवाए थे। अलाई दरवाजा का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान उन्हें 1296 ईस्वी में बनते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम बचपन का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुसफ्स है। अलाई दरवाजा को इस्लामिक वस्तु कला का रत्न कहा जाता है। इस्लामिक वस्तु कला का रत्न किसे कहते हैं? अलाई दरवाजा को। अलाउद्दीन खिलजी ने जैनत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण, ये सब का निर्माण किन्होंने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और भी महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 1886 ईस्वी में 1886 ईस्वी, सॉरी इसी में यदि देखे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में देखे
18 नंबर प्रश्न देखें कि 1868 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी उद्यता वृत्ति पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 1868 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी उद्यता वृत्ति पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 19 अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों या अधिकारियों का संरक्षण अधिनियम 2019 के धारा द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करके ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया 2020 में गठन किया गया धारा 16 के तहत किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, धारा 16 के तहत। महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से है? तो महानवमी डिब्बा का ऐतिहासिक महत्व है जो विजयनगर साम्राज्य से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, विजयनगर साम्राज्य से है महानवमी का ऐतिहासिक डिब्बा का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत है जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और संविधान के भाग 5 व अनुच्छेद 72 में के अनुसार राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत किसी व्यक्ति की मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं या सजा की परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। राजस्थान के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसका नाम सालाजार श्रीथेरिन के नाम पर रखा गया है। कहाँ खोजी गई है ये देखें तो ये खोजी गई है भारत के आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ खोजी गई है? आंध्र प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों। तो हम लोग इसमें जिस राज्य के बारे में नहीं पढ़े उस राज्य के बारे में पढ़ लेंगे। केरल के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, केरल के बारे में पढ़ चुके हैं, आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं ऊपर वाले प्रश्न में। तो हम लोग चलिए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखेंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम के स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और आर एन रवि वहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु की विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 19 है। और हिमाचल प्रदेश को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी में हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में जो राजधानी है शिमला है और वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। और राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 23 में निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, रेणु देवी बनी है बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 24 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार क्या देता है? कितना प्रतिशत? तो 75% देता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, 75% देता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 25 में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा सही है? तो यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होता है, सही है। रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है, ये भी सही है। या पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन को उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो यह जीवन रक्षक गैस है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 26 में विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसकी प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करता है? एक युवती और उसकी प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उसे क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी गंधर्व विवाह। नेक्स्ट को चलते हैं 27 में कहा जाता है, इसमें दिया गया है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो इसे यदि देखें सबसे पहले कौन सी घटना हुई है, तो सिकंदर की मौत, उसके बाद शक युग का आरंभ, उसके सबसे पहले इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले होगा सिकंदर की मौत, उसके बाद होगा क्या? सिकंदर की मौत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा सिकंदर की मौत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनिक तरंग की एक विशेषता नहीं है? तो ध्वनिक तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है, इसे देखना है। तो यदि इसे देखें तो 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है ध्वनिक तरंग की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका
संपीड़न है जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ठीक है, आवृत्ति, आयाम और चाल ध्वनि तरंग की विशेषता है, संपीड़न नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई थी? तो बंगाल की दीवानी किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी? वर्ष 1965 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी वर्ष 1965 में। ठीक है दोस्तों, बंगाल में जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, और इसी में एक संधि की गई थी 1765 में, और उसी संधि में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किस रूप में वर्णित किया गया था? तो अशांति का जनक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अशांति का जनक। ठीक है दोस्तों, अशांति का जनक के रूप में कहा था। यदि हम देखें इसमें वैलेंटाइन चिरोल क्या कही थी, तो अशांति का जनक कहा था इनके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इस तरह भारतीय संविधान या भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारा वीडियो अपलोड मिलेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में और चैप्टर वाइज आपको उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और ये पूरी वीडियो चैप्टर वाइज उपलब्ध है, आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और उसी तरह भारतीय संविधान भी पूरी चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध है, आप लोग उसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 में, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनसाइडर नामक पुस्तक लेखक पीवी नरसिम्हन राव है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पीवी नरसिम्हन राव ने द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और यह पुस्तक उन्होंने कब लिखा है? तो अपने कार्यकाल के पश्चात उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, द इनसाइडर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पीवी नरसिम्हन राव। 32 में, हुडका बॉल निम्नलिखित में से एक नृत्य रूप है। तो हुडका बॉल है जो किस राज्य के नृत्य रूप है? तो हुडका बॉल उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कहाँ का? उत्तराखंड का हुडका बॉल है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हुडका बॉल कहाँ का है? उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का है हुडका बॉल। यदि हम देखें इसमें उत्तराखंड, इसमें हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पढ़े हैं दोस्तों। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसमें उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो गैरसैंण और देहरादून दो है उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के राज्यपाल मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और उत्तराखंड के विधानसभा सीटों की संख्या 70 है दोस्तों। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 5 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में 3 है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखें, उत्तर प्रदेश में 25 सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट, और ये सारी चीज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो यदि विधान परिषद के बारे में पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 100 है। विधान सभा की सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है? 403 है विधानसभा की सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है। यदि इसी प्रकार झारखंड को देखें दोस्तों, झारखंड है जो 15 नवंबर 2000 को भारत का राज्य के रूप में घोषित किया गया था, और झारखंड के चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हैं, और वहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या झारखंड 81 है विधानसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है, और लोकसभा सीटों की संख्या झारखंड में 14 है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? तो महान विभाजक वर्ष के नाम से किसे जानते हैं? वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आपसे पूछे भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था, तो भारत में प्रथम बार जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना शुरू हुई थी। वर्ष 1972 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था दोस्तों। कब? 1972 में। उस समय शासनकाल किसका था? तो उस समय शासनकाल लॉर्ड मेयो का था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ था भारत में। और कब? 1872 में। 1972 नहीं, 1872 में दोस्तों। 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था भारत में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यदि हम इसे देखें, उसके बाद वर्ष 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुआ था। नियमित जनगणना कब हुई थी? तो वर्ष 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। तब 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना हुआ था। उस समय कौन था? तो उस समय शासक ये कौन थे? तो उस समय जो शासक थे वो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन उस समय शासक थे। ठीक है, नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, और 1921 की जनगणना को भारत का
ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने वर्ष कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। किस वर्ष को घोषित किया है? तो ये वर्ष 1900 किस वर्ष घोषित किया, यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो इसे घोषित किया है वर्ष 2011 में, यानी 2011 को किस लिए घोषित किया है? तो केसर का विरासत घोषित किया गया है। केसर के विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की घोषित किया गया कब? 2011 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 35 में क्या है? तो इसमें है किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? कौन से मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो यदि इसे हम देखें तो पानी की अधिकतम मात्रा कौन सी मृदा में? तो चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मृदा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मृदा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, चिकनी मिट्टी में। ठीक है दोस्तों, चिकनी मिट्टी में पानी की अधिकतम मृदा बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। और 36 नंबर प्रश्न में 1955 के पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में किस बैंक को जाना जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक को 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। वह भारत में अंग्रेजों के काल में 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब? 27 जनवरी 1921 में। ठीक है, और स्वतंत्र भारत में जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखें हम लोग 36 का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 से पहले कहा जाता था। 37 नंबर प्रश्न चलते हैं। कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो वो भारत है जो कर चुका, और इसका विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया विजेता बना। विश्व कप क्रिकेट का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना और उपविजेता भारत बना। और उसमें मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया दोस्तों, और मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया? वो विराट कोहली को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन यानी बंदरगाह शहर नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन बंदरगाह शहर नहीं था? यदि इसे देखें तो इसमें राखीगढ़ी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है। राखीगढ़ी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर नहीं है, और यह हरियाणा में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है, और यहाँ से मृत भाड़ों के साक्ष्य मिले हैं राखीगढ़ी से। जबकि बालाकोट, लोथल और खीरसारा ये सभी में कहाँ सिंधु घाटी की बंदरगाह पतन है। ये सभी है जो सिंधु घाटी की बंदरगाह पतन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि इसमें देखें दोस्तों कि लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में है दोस्तों राखीगढ़ी। ठीक है, और यदि इसमें राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? तो सूरजभान सिंह ने राखीगढ़ी की खोज की थी। सूरजभान ने राखीगढ़ी की खोज की थी। ठीक है, भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो है जो पाकिस्तान में है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई शहर कौन है? तो वो राखीगढ़ी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें देखें दोस्तों, इसमें यदि हम लोथल के बारे में देखें तो लोथल है जो आपको भोगवा नदी किनारे है लोथल। ठीक है, और लोथल भोगवा नदी किनारे है, अहमदाबाद में गुजरात में पड़ता है। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। गोदीवाड़ा लोथल से प्राप्त हुआ चावल, अग्नि की कुंड, हाथी की दांत, 3 युगल समाधियां, घोड़े की मृण मूर्तियां, ये सब लोथल से प्राप्त हुई है। ये सब कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो चलते हैं 39 में कहा गया डिंगोकोशी का संबंध किस खेल से है? डिंगोकोशी का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न दिया गया है। तो इसे देखें हम, तो इसका संबंध किस खेल से है? तो डिंगोकोशी का संबंध मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मुक्केबाजी से डिंगोकोशी का संबंध है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इन चॉस 23 अभ्यास 24 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये जो युद्ध अभ्यास था किसके बीच आयोजित किया गया? तो यह युद्ध अभ्यास भारत और ग्रीस के बीच आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, भारत और ग्रीस के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, भारत और ग्रीस के बीच युद्ध अभ्यास किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका भारत और ग्रीस के बीच हुआ था यह लड़ाई। यदि ग्रीस की राजधानी पूछे तो ग्रीस की राजधानी कौन है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी है दोस्तों एथेंस। ठीक है, और यदि हम इसमें देखें फ्रांस की राजधानी कौन है? तो फ्रांस की राजधानी आपको कौन सा फ्रांस की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ जो मुद्रा चलती है फ्रांस की मुद्रा
यूरो या फ्रैंक चलती है, फ्रांस की मुद्रा यूरो या फ्रैंक चलती है। और फ्रांस के जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है दोस्तों। फ्रांस के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और फ्रांस में भी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष। वहाँ के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न है। ठीक है। रूस के बारे में देखें, रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ की मुद्रा रूबल है। संसद क्या कहते हैं रूस के? पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है रूस की संसद को। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है रूस के। और मिखाइल मिशुस्तिन है जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यूएसए देखें, यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो यूएसए यदि देखें इसमें अमेरिका जिसको तो वाशिंगटन डीसी है। और इसकी मुद्रा है जो डॉलर है। और वहाँ के संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जो बाइडन यूएसए की क्या है? राष्ट्रपति हैं। जो बाइडन के वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न की ओर। HSB इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो HSB इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर इन्फ्लुएंसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, इन्फ्लुएंसर ने। नेक्स्ट चलते हैं 42 में निम्नलिखित में से किस शहर में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया जाएगा कौन से शहर में? तो यह है पुणे में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें नेक्स्ट में है कि कौन सा राज्य कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी के समाधान के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो केरल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केरल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने किसान संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर ने किसान संपर्क कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि इसमें देखें दोस्तों, इसमें यदि हम देखें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, इसमें हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं, गुजरात के बारे में पढ़ चुके हैं। गुजरात के बारे में नहीं पढ़े, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि इसमें केरल के बारे में देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र भी देख चुके हैं, उड़ीसा भी देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश भी देख चुके हैं। चलिए केरल को देखते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो आपको पिनराई विजयन है। और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी है केरल की। विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में कितना है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में 9 है। जब जम्मू कश्मीर की देखते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 90 घोषित की गई है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। और अक्टूबर 1919 में जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। यहाँ मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है। गुजरात के बारे में देखते हैं दोस्तों। गुजरात के जो भूपेंद्र नाथ पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री आचार्य नरेंद्र दत्त है वहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात वर्ष 1960 में एक राज्य के रूप में अलग हुआ था महाराष्ट्र से। और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। पंजाब की ओर जब देखते हैं दोस्तों, पंजाब ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपको वहाँ पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं पंजाब में, वो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो है भगवंत मान है वहाँ के मुख्यमंत्री। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 है, लोकसभा सीटों की संख्या पंजाब में कितना है? 13 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो किस शहर में शुरू हुआ ये सभा? तो भारत के कौन से शहर में? धर्मशाला में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारत के धर्मशाला शहर में हुआ था G20 का रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव का शुभारंभ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 46 में दिया हुआ केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितनी परियोजनाओं के लिए 338 करोड़ रुपए मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 338 करोड़ रुपए मंजूरी दी है। कितने परियोजनाओं के लिए? तो ये जो है 8 परियोजनाओं के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 8 परियोजनाओं के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने नेपाल द्वारा सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया नेपाल द्वारा? तो नेपाल ने सेना प्रमुख SN नरवणे को किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, SN नरवणे को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत वन राज्य रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है 2021 के बारे में? तो इसमें है इस
रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण 2261 वर्ग किलोमीटर में कमी आई है, ये गलत है। पिछले वर्ष की तुलना में मैंग्रोव कवर में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी ए एक गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे उस समय? भूपेंद्र यादव थे, उन्होंने वन रिपोर्ट जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 49 में भारत और यूके मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत और यूके के साथ जो मुक्त व्यापार से संबंधित समझौता हुआ है उसमें कौन सा कथन सही है? मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना, ये सही है। मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 में क्या गया? भारत ने 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा का नया लक्ष्य निर्धारित किया है, तो भारत ने 2030 तक नवीनीकरणीय ऊर्जा को नया लक्ष्य कितना निर्धारित किया 2030 तक? तो 450 गीगावाट निर्धारित किया है। कितना? 450 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 51 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कौन करता है? तो अवतल लेंस है जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अवतल लेंस। नेक्स्ट तो चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 52 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? तो ये 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 53 में चले, अंकुरन के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो जड़ का निर्माण कौन सा भाग करता है अंकुरन के समय? तो बीज का जो मूलांकुर होता है जो जड़ का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? तो रैम है जो आपको प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी है, रैम प्राथमिक प्रकार की संग्राहक मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न में अष्ट नियम या अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम है जो दोस्तों, अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम दिया था, किसने? न्यूलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, न्यूलैंड्स ने दिया था अष्टक का नियम। 56 में चलते हैं, किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्येक अल जुड़ा हुआ होता है? तो कौन से कार्बनिक यौगिक के नाम पर अल जुड़ा हुआ रहता है? तो यह है आपको अल्कोहल में प्रत्येक कार्बनिक यौगिक पर अल जुड़ा हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी सही है। 57 में चलते हैं दोस्तों, शरीर में तिल्ली कहाँ पाए जाते हैं? शरीर में जो तिलियां हैं वो कहाँ पाई जाती है? शरीर में जो तिलियां हैं जो कहाँ पाई जाती है? यह है आपको अमाशय में पाई जाती है। शरीर में तिलियां कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। प्लीहा या तिल्ली शरीर के सबसे बड़ी वाहिनीहीन ग्रंथ है जो यह पुरानी लाल रक्त कोशिका को नष्ट करने का कार्य करती है, और कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्रकाश के संघटक के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो 1666 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था इस घटना की खोज? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है इस घटना की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 59 में वह पोर्टल जो डिजिटल उपकरणों और से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रोटोकॉल को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे यूएसबी प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 60 में सीसा और टीन की मिश्रित धातु को कहा जाता है। सीसा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन के मिश्रित धातु को क्या कहते हैं? तो इसे सोल्डर कहा जाता है, सीसा और टीन के मिश्रित धातु को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पीतल का मिश्र धातु तांबा और जस्ता होता है। पीतल का दोस्तों, पीतल का क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है, ठीक है, और तांबा और जस्ता क्या होता है? पीतल का होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें दिया गया है 61 नंबर प्रश्न में, इसमें है 61 में निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बढ़ाने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये बैरोमीटर का प्रयोग किया था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है, ऑडोमीटर का प्रयोग। और थर्मामीटर का प्रयोग किस द्वारा किया जाता है? तो थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने में किया जाता है दोस्तों, तापमान मापने में किया जाता है थर्मामीटर। ऑडोमीटर वाहन की दूरी मापने में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बैरोमीटर। यदि आप दोस्तों जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के चैनल मिल जाए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ दोस्तों, अपलोड कर चुका हूँ। यदि उसे पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर सारा वीडियो मिलेंगे। रुक्मानी प्रकाशन का 20 सेट आया था उस सेकंड बुक में, वॉल्यूम 2 में, उसे मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। और ये
इरिटेरिया का दोनों बुक मैं अपलोड कर चुका हूँ, पहला बुक और वॉल्यूम 2 दोनों है, और उसके बाद क्रॉन पब्लिकेशन का भी मैं बुक अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। सारे 75 प्रश्न उसमें आप लोग उपलब्ध हैं, यदि आप लोग उसे नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। यदि देख लिया दोस्तों तो उसे रिवाइज करें, ताकि क्या है कि जो आपका जो जीके जीएस है, जितने बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको उससे फायदा मिलेगा, और यदि आप इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको दोस्तों इससे फायदा मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 62 में। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है जहां उन्हें कहा जाता है, तो प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे कहा जाता है, उसे वृक्काणु कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसे क्या कहते हैं? वृक्काणु। 63 नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों। 63 में दिया गया है कि पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुविक विभाजित होकर में परिवर्तित हो जाता है। तो पायरुविट है जो विभाजित होकर किस में परिवर्तित होता है? लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है और ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं दोस्तों। 64 में फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो किस प्रकार होती है फूड पॉइजनिंग होने की सबसे बड़ी संभावना? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 65 में चलते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर। इसका कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बेसिक्स ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 66 में। मिनमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उपलब्ध उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मिनमाता कन्वेंशन, तो इसका आयोजन जापान में किया गया था, और किस धातु को भारी मात्रा में उत्पादित होने के लिए? तो पारे धातु से होता है, पारा से होता है मिनमाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 67 में। निम्नलिखित में से कौन सी रसायन या गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने से उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करने का उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो यह गैस है आपको, इस गैस का नाम क्या है? तो इस गैस का नाम है आपको 67 में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सीएफसी के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 68 में चलते हैं दोस्तों। कॉमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? इस टेस्ट को क्या कहते हैं? तो इस टेस्ट को वीटा परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 69 में दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? दुर्लभ अम्ल एवं उसके लवण का विलयन क्या कहलाता है? उसके लवण का विलयन बफर विलयन कहलाता है। दुर्लभ अम्ल एवं लवण के विलयन को बफर अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बफर अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 70वें प्रश्न में। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग हरा होता है किस वर्णक की वजह से? तो क्लोरीन के कारण पौधों का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 31 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपीय संघ का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? यदि इसे देखें तो यूरोपीय संघ का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? तो अर्जेंटीना है जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यूरोपीय संघ में 27 देश है दोस्तों। कितने? 27 देश। तो अर्जेंटीना इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 72 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्पर्ट फिशर ग्लेशियर अटलांटिका में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर पृथ्वी के मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो लैम्पर्ट फिशर है जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, बी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 74 नंबर प्रश्न में 73 नंबर प्रश्न में दिया गया क्या? तो 73 नंबर प्रश्न में दिया इनमें से कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? कौन सा एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? तो उस एंड्रॉइड मोबाइल का क्या नाम है? उसका नाम क्या है? कैंडीविन। कैंडीविन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। एंड्रॉइड मोबाइल है कैंडीविन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 74 की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है जो किस राज्य में है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की ओर। 75 में दिया गया 21 मार्च 2021 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस गतिविधियों में भाग लिए थे? तो मोदी ने कौन से गतिविधियों में? तो 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषित की गई थी और यह मुक्ति युद्ध से शुरू कर दिया गया था, और इसी में सम्मिलित होने के लिए बांग्लादेश ने
प्रधानमंत्री ने भाग लिया था, तो किसके लिए? बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, 50वें स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 76 में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? सिडबी का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस प्रकार या किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? गोवा को पुर्तगाल से जो गोवा को पुर्तगाल से जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, वर्ष किस वर्ष? तो वर्ष 1961 में, 19 दिसंबर 1961 में गोवा को पुर्तगाल से छुटकारा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 78 में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, महाकालेश्वर। ऑप्शन नंबर ए उज्जैन में। 79 में निम्नलिखित में से किस मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष को विश्व 21 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है? विश्व 21 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार किसे दिया गया है? इरफान खान को दिया गया था विश्व 21 के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना वर्ष 1962 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और पशु की क्रूरता निवारण कानून 1960 के खंड 4 के तहत भारत के पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर 1962 में किया गया था। 81 नंबर प्रश्न में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर और क्या जी? तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है जो कहाँ स्थित है? फतेहपुर। ये आपको फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 82 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई घटनाओं को सही क्रम दर्शाता है। दी गई घटनाओं को सही क्रम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या होगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं 1915 में। 1915 में भारत लौट कर आते हैं 1915 में, ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था 12 मार्च 1930 को। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। यदि इसे मैच करें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? यदि इसे मैच करते हैं तो सबसे पहले आपको महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी उसके बाद आएगा क्या? नमक सत्याग्रह, उसके बाद आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 83 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को फरवरी 1921 में एक सैन्य तख्ता द्वार हटा दिया गया था? एक सैन्य तख्ता द्वार हटा गया था कौन सी सरकार को? तो म्यांमार की सरकार को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, म्यांमार की। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 84 में निम्नलिखित में कौन से ICANN की सही पूर्ण रूप है? ICANN की सही पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर एसिगेंट नेम्स ऑफ नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, असाइंड नेम्स एंड नंबर है। ऑप्शन नंबर डी बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि गोल्ड कोस्ट शहर जहां 2018 के अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था, इनमें से किस राज्य में स्थित है? गोल्ड कोस्ट शहर है जो किस राज्य में स्थित है? ये गोल्ड कोस्ट शहर आपको कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के राज्य के क्वींसलैंड में एक शहर है। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का 6ठा सबसे बड़ा शहर है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, उसकी राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर उसकी राजधानी है। तो 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी हुई थी वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप, जहाँ भी ग्रुप है दोस्तों सभी ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी ग्रुप में शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।